हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पोषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषण पोषण होता क्या है? तो पोषण एक क्रिया है जो कि शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी है। ठीक है। पोषण क्या है? तो पोषण एक क्रिया है जो कि शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होता है। साथ ही साथ शरीर के अंदर अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो उसके लिए भी ये क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में कुछ स्टेप्स होते हैं पोषण की, जो हम सीखते हैं कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका इंजेशन, जिसे हम बोलते हैं अंतःग्रहण। सेकंड है आपका डाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं पाचन। थर्ड है आपका एब्जॉर्प्शन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अवशोषण। फोर्थ है आपका एसिमिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। और फिफ्थ है आपका डिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं मल परित्याग। तो ये 5 स्टेप्स हैं। तो एक एक कर कर आगे हम डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि ये सारे स्टेप्स क्या हैं। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, आगे फिर हम लोग इसी चीज को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ये डायग्राम है, ये समझिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा। चलिए, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा भोजन का टुकड़ा है। ये हमारा क्या है? भोजन का टुकड़ा है। और भोजन का के टुकड़े को हमने मुंह में लिया तो यहीं से हमारा पाचन प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमने भोजन के टुकड़े को अपने मुंह में लिया तो पाचन का प्रारंभ यहीं से होता है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाचन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से होता है, तो आप आंसर कर सकते हो मुख से, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन। जिसे हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। अब मुख से होते हुए ये कहाँ आता है? फेरिंग्स के पास, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। सबसे पहले भोजन का टुकड़ा लिया, वो सबसे पहले मुंह में आया और उसके बाद यहाँ क्या होता है? फेरिंग्स के पास आता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। अब फेरिंग्स में क्या होता है? ये दो इस तरीके के ट्यूब लगे होते हैं। फेरिंग्स में क्या होता है? ये इस तरीके के 2 ट्यूब लगे होते हैं। ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो कि फर्स्ट है हमारा विंड पाइप और सेकंड है हमारा फूड पाइप। ठीक है। फर्स्ट है हमारा विंड पाइप और सेकंड है हमारा फूड पाइप। अब ये जो विंड पाइप है, अब विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना होता है। ये इसलिए होता है ताकि भोजन इसमें ना जाए। ठीक है। तो ग्रसनी से 2 एक ट्यूब लगा होता है। फर्स्ट है आपका विंड पाइप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। दूसरा होता है फूड पाइप, जिसे हम बोलते हैं एसोफेगस, यानी हिंदी में बोलते हैं उसे ग्रास नली। अब ध्यान रखिएगा, विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना बना होता है जिसे हम बोलते हैं इपिग्लोटिस। ठीक है। और ये इसलिए होता है ताकि जो हमारा भोजन है वह श्वास नली में ना जा पाए। अब यहां से ये इस ट्यूब में ना आकर जो हमारा भोजन है वो आता है ग्रास नली में, यानी यहाँ एसोफेगस में आता है। और इस एसोफेगस से यहाँ जो है ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये ग्रास नली से इस रास्ते से होते हुए भोजन यहाँ तक पहुंचता है, स्टोमक तक पहुंचता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अमाशय। और ये जैसे ही भोजन यहाँ पहुंचता है, यानी जो हमारा एसोफ्रेगस है जो ग्रास नली में पहुंचता है, तो उसकी जो संरचना है उसकी पेशियां इस तरीके से मुड़ने लगती है। जिससे जो इस तरीके से मुड़ने का रीजन ये है कि ये भोजन को नीचे की ओर सरकाती है। और यह भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ कहाँ पहुंचता है? स्टोमक पे। और स्टोमक जो है इसे हम बोलते हैं, स्टोमक से पहुंचने से पहले ये जो इस तरीके से जो आपका एसोफेगस है, ये इस तरीके से क्रमाकुंचन गति करते हुए जो भोजन नीचे पहुंचता है वो कहाँ पहुंचता है? अमाशय में। ठीक है। तो अमाशय के बाद ये भोजन पहुंचता है छोटी आंत पे। यानी फिर से मैं बता देता हूं, भोजन का टुकड़ा आपने मुंह में लिया, मुंह के बाद वो ग्रसनी में आया। अब ग्रसनी में 2 पाइप जुड़े होते हैं। फर्स्ट है आपका विंड पाइप और सेकंड है आपका ओसोफेगस यानी फूड पाइप। विंड पाइप को हम हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। अब इसमें एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं इपिग्लोटिस। और ये ढक्कन नुमा संरचना इसलिए होती है ताकि जो हमारा भोजन है वह श्वास नली में ना जा पाए। तो भोजन कहाँ जाता है? दूसरे वाले पाइप में, जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप या एसोफेगस बोलते हैं। अब यहाँ से जैसे ही भोजन नीचे आता है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी मांसपेशियां इस तरीके से सिकुड़ने लगती है, जिसका रीजन ये है कि यह भोजन को क्या करती है? नीचे की ओर सरकाती है। और इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम बोलते हैं क्रमाकुंजन गति। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंजन गति। और इसके बाद भोजन धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है? स्टोमक में यानी अमाशय में पहुंच जाता है। ये आपको ग्रीन जैसा यहाँ दिख रहा होगा डॉटेड, अभी मैं इसको पिंक से कर रहा हूं, तो यहाँ पहुंचता है। अब अमाशय के बाद यहाँ देखिए ये छोटी आंत होती है। अब छोटी आंत 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका
ड्यूोडेनम, सेकंड होता है जेजुनम और थर्ड होता है आपका इलियम। यानी स्टोमक से होते हुए भोजन अब कहाँ पहुंचा? छोटी आंत के पास। और छोटी आंत भी यहाँ तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका ड्यूोडेनम, सेकंड है आपका जेजुनम और थर्ड है आपका इलियम। यानी सबसे ज्यादा भोजन जो है वह इलियम में ही पचता है। यानी भोजन पचना प्रारंभ करता है मुख से और खत्म कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो ये जो प्रोसेस है, ये आपका जो सेकंड प्रोसेस है वो आपको क्या कहलाता है? डाइजेशन। आपने भोजन लिया, मुख में रखा, इसे हम बोलते हैं इंजेशन। और मुख के बाद यहाँ से ग्रसनी और एसोफेगस और यहाँ अमाशय से छोटी आंत में आते हुए ये प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। और मैंने आपको बताया है छोटी आंत भी तीन टाइप की होती हैं, तीन भागों से जुड़ी होती है। फर्स्ट है आपका ड्यूोडेनम, सेकंड है आपका जेजुनम और थर्ड है आपका इलियम। और इलियम में ही सबसे अधिक पचा हुआ भोजन होता है। इलियम में ही सबसे अधिक पचा हुआ भोजन होता है। तो ये दो प्रोसेस आपने समझ लिया, इंजेशन और डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस है यानी इलियम तक। अब ये क्या करता है? थर्ड प्रोसेस क्या है? ये जो पचा हुआ जो भोजन है उसको शरीर की कोशिकाएं जो है वो अवशोषित कर लेती है। ये जो पचा हुआ भोजन आपको दिख रहा है इसको शरीर की कोशिकाएं क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, जिसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट था आपका इंजेशन, मुंह में रखना, यानी जैसे भोजन का टुकड़ा को आपने मुंह में रखा तो वो इंजेशन, और मुख से होते हुए इलियम तक पहुंचना और सबसे ज्यादा पचा हुआ भोजन यही रहना, यानी छोटी आंत में, इसे हम बोलते हैं डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है? ये पचे हुए भोजन को शरीर की कोशिकाएं जो है अवशोषित कर लेती है, इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब पचे हुए कोशिकाएं जो है, पचे हुए भोजन को जो कोशिकाएं अवशोषित करती है उसमें रक्त नलिकाएं जुड़ी होती है। और रक्त नलिकाएं का काम क्या है? ऑक्सीजन को यहाँ तक पहुंचाना। ये ऑक्सीजन देखिए यहाँ पहुंच रहा है। और जैसे ही ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचती है तो ऑक्सीजन क्या करता है? सेल के अंदर मौजूद ग्लूकोज को तोड़ता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पहुंचा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके ग्लूकोज, शरीर में अंदर जो भी पचे हुए भोजन में ग्लूकोज है उसको तोड़ता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, एटीपी के रूप में एनर्जी का निर्माण करता है। इस फोर्थ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। एक बार फिर से समझिए फोर्थ प्रोसेस, यानी जैसे ही पचे हुए भोजन को शरीर की कोशिकाएं अवशोषित करती है तो शरीर की कोशिकाओं से हमारा जो नलिका है वो जुड़ा होता है, जो कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ता है, और ग्लूकोज को तोड़ने से एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। यानी ये फोर्थ प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद स्वांगीकरण करने के बाद जो आपका अवशिष्ट पदार्थ होता है वो शरीर से बाहर निकलता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन, यानी मल परित्याग बोलते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं ये आपको जो 5 स्टेप्स हैं वो क्लियर हो गए। मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले आपने भोजन का टुकड़ा मुख में रखा, भोजन का पाचन यहीं से आरंभ होता है। अब इसके बाद वह फेरिंग्स में आया, यानी ग्रसनी में आया। यहाँ दो इसके साथ पाइप जुड़े होते हैं। फर्स्ट होता है विंड पाइप, सेकंड होता है आपका फूड पाइप। विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना बनी होती है जो कि क्या करती है? भोजन को अंदर जाने से रोकती है, और इसी ढक्कन नुमा संरचना को हम बोलते हैं इपिग्लोटिस। और सेकंड क्या है आपका? फूड पाइप, यानी इस विंड पाइप में ना जाकर भोजन कहाँ आता है? फूड पाइप। और फूड पाइप में भोजन आते हुए ये इसकी जो मांसपेशियां हैं इस तरीके से सिकुड़ने लगती है, और इस तरीके से मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण ही भोजन जो है नीचे अमाशय तक आता है। अमाशय के बाद यहाँ छोटी आंत जुड़ी रहती है, और छोटी आंत 3 भागों में बटी रहती है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं ड्यूोडेनम, सेकेंड को हम बोलते हैं जेजुनम और थर्ड को बोलते हैं इलियम। और सबसे ज्यादा पचा हुआ भोजन कहाँ होता है? इलियम में ही। अब पचे हुए भोजन को रक्त की कोशिकाएं अवशोषित करती है, और हमारी रक्त की कोशिकाओं में जो हमारा रक्त नलिकाएं हैं वो जुड़ी हुई होती है, जो कि अंदर तक ऑक्सीजन को ले जाती है। और ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करना है, जिसे हम बोलते हैं मल परित्याग। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स थे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को 2 तरीके में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका
स्वपोषी, जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी। यानी न्यूट्रिशन के आधार पर, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीव। फर्स्ट है आपका स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जैसे इसमें भी हम इसे बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव या रसायन संश्लेषी जीव। यानी प्रकाश संश्लेषी जीव के एग्जाम्पल हमारे क्या हैं? प्लांट्स। और रसायन संश्लेषी जीव के एग्जाम्पल जैसे सल्फर जीवाणु, आयरन जीवाणु, ये सब क्या है? हमारे रसायन संश्लेषी। और सेकंड क्या है आपका? विषमपोषी। विषमपोषी यानी वह जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे हम लोग, मतलब मानव, जंतु, ये सब हम क्या है? भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी जीव। क्लियर है? नेक्स्ट है सहजीविता। सहजीविता यानी सिम्बायोसिस। सहजीविता क्या होता है कि ऐसे दो जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? सहजीवी। और इस सारी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सहजीविता। ठीक है? यानी सहजीविता ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों जीव एक दूसरे की सहायता प्रदान करते हैं, एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? सहजीवी। ठीक है? अब जिसके इसके एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट है आपका एल्गी और सेकंड है आपका फंगी। यानी एल्गी और फंगी क्या है? किसके एग्जाम्पल हैं? तो सहजीवी कहलाते हैं ये। जैसे एल्गी और फंगी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के साथ रहते हैं और दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। जैसे एल्गी जो है कवक को, यानी शैवाल जो है कवक को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। शैवाल कवक को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। और कवक जो है एल्गी के लिए क्या करता है? जल और शरण देता है। यानी एल्गी जो है क्या करता है? फंगी को भोजन प्रदान करता है और फंगी जो है एल्गी को क्या करेगा? जल देता है और उसके लिए शरण देता है। क्लियर है? यानी दोनों जीव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? लाभ पहुंचा रहे हैं। अब शैवाल और फंगी के साथ रहने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। अब लाइकेन के बहुत सारे फायदे हैं। लाइकेन के फायदे, सबसे पहला फायदा तो है यह वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन है? लाइकेन। दूसरा क्या है? लाइकेन जो है लिटमस पेपर के निर्माण में भी मदद करता है। जैसे लिटमस पेपर आपने सुना होगा रंग पहचानने के लिए, एसिड बेस पहचानने के लिए हमारा क्या होता है? लिटमस पेपर हम लोग यूज करते हैं। थर्ड है आपका लाइकेन जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। यानी फर्स्ट, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन है? लाइकेन। दूसरा क्या है? लाइकेन जो है लिटमस पेपर के निर्माण में भी मदद करता है। थर्ड आपका क्या है? यह मृदा की उर्वरता बताता है। यानी ये फर्स्ट एग्जांपल आपका सहजीवी का हो गया। एक मिनट, ये फर्स्ट एग्जांपल आपके सहजीवी के हो गए। दूसरे एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए, मान लेते हैं ये दाल की फसल है। ये क्या है? दाल की फसल है। अब इसके जड़ में एक बैक्टीरिया रहता है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। अब जैसे दाल की फसल जो है बैक्टीरिया को शरण देती है, हाँ या ना? यानी इसके जो जड़ में है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, तो दाल की फसल राइजोबियम को क्या देती है? शरण देती है। और राइजोबियम क्या करता है? वातावरण से नाइट्रोजन को खींचकर जड़ में पहुंचाता है। ठीक है? तो ये भी एग्जाम्पल किसके हो गए? सहजीवी के। यानी ये एग्जाम्पल हो गया दाल की फसल प्लस राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है? तो दाल की फसल के जड़ में कौन है रहता है? राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करता है? वातावरण से नाइट्रोजन को खींचकर इसको प्रदान करता है। और इस जो प्रोसेस है, यानी वातावरण से नाइट्रोजन खींचना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि लेग हीमोग्लोबिन क्या है? तो अब यहाँ देखिए कि दाल की फसल में ये जो कभी कभी लाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है या गुलाबी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यही कहलाता है क्या? लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है? और ध्यान रखिएगा इसका जो संबंध है वह दलहनी फसलों से है। और चौथा एग्जाम्पल है आपका सहजीविता का इकोलाई बैक्टीरिया और मनुष्य की आंत। यानी ये 3-4 एग्जाम्पल जो हो गए वो आपके किसके हैं? सहजीविता के। ठीक है?
नेक्स्ट है आपका कीटभक्षी पौधे। एक ये भी इस तरीके के भी पौधे होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं कि ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पौधे। अब ये इसके एग्जाम्पल क्या है, घटपर्णी, कलशपादप, नेप्थेनीज, पीचर प्लांट, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, ये सारे एग्जाम्पल, यानी एक ही पौधे के ये सारे नाम हैं, ये सब हमारे क्या है, एग्जाम्पल कीटभक्षी पौधे के हैं। दरअसल होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये कलशपादप है, ठीक है। अब इसके अंदर एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब क्या होता है कि कीट इसके महक से इसके अंदर की ओर खींचे चले आते हैं और जैसे ही ये अंदर आते हैं ये अपना ढक्कन क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे जो पौधे हैं, घटपर्णी हो गया, कलशपादप हो गया, नेप्थेनीज हो गया, पीचर प्लांट, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, ये सब पौधे में नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं। क्लियर है। चलिए अब एक चीज यहां भी देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में जाइलम और फ्लोएम क्या है। तो जाइलम क्या होता है, जल और खनिज को ऊपर की ओर ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है। तो ये जो जल है नीचे से ऊपर जाता है, ये जाइलम के कारण होता है। और यह जो ऊपर जाता है ये क्यों जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया एक होती है जिसके कारण जो एक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, जल नीचे से ऊपर जाता है। यानी पादप में जल का आरोहण जाइलम द्वारा होता है, पादप में जल का आरोहण जाइलम द्वारा होता है। यह वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न खिंचाव बल के कारण होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा संतुलित आहार। अभी पोषण टॉपिक में ही है हम लोग, और हम लोग पढ़ेंगे अब संतुलित आहार। अब संतुलित आहार से क्या मतलब है, यानी संतुलित आहार का मतलब अच्छा पोषण, हाँ या ना। अब अच्छे पोषण से मतलब यह है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, रेशेदार भोज्य पदार्थ, जल, ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं, संतुलित आहार के लिए। यानी एक संतुलित आहार के लिए तो आपको अच्छा पोषण जरूरी है ही, साथ ही साथ आपको स्वच्छ वातावरण भी है और नियमित व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। यानी बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं, तो अच्छा न्यूट्रिशन हो और आपका इन्वायरमेंट जो है वो स्वच्छ हो, साथ ही साथ नियमित व्यायाम भी जरूरी है आपके संतुलित आहार के लिए। ठीक है। चलिए अब एक एक कर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, और ऊर्जा में भी यह इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम कार्ब्स में 4.3 टू 4.5 कैलोरी एनर्जी होती है। 1 ग्राम कार्ब्स में 4.3 टू 4.5 कैलोरी ऊर्जा होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप हैं। फर्स्ट है आपका मोनोसेक्राइड, सेकंड है आपका ओलिगोसेक्राइड, और थर्ड है आपका पॉलीसेक्राइड। फर्स्ट आपका मोनोसेक्राइड, सेकंड ओलिगोसेक्राइड, और थर्ड है आपका पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड के एग्जांपल क्या हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। मोनोसेक्राइड के एग्जांपल क्या हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज जिसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, फ्रुक्टोज यानी फलों का शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, गैलेक्टोज दुग्ध शर्करा के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये 3 एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड्स के हैं। सेकंड है आपका ओलिगोसेक्राइड, और इसके एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज यानी गन्ने का शर्करा कहा जाता है, माल्टोज यानी अनाजों का शर्करा कहा जाता है, लैक्टोज यानी दुग्ध शर्करा कहा जाता है। ठीक है। तो मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड क्लियर हुआ। थर्ड है आपका पॉलीसेक्राइड। ये क्या होता है, ये मोर देन 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। ये जो पॉलीसेक्राइड है ये मोर देन 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पॉलीसेक्राइड के। किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीसेक्राइड। अब जैसे
ग्लूकोज और जो ये जो मंड होता है ये मुख्यतः प्लांट में पाए जाते हैं, सॉरी सेल्यूलोज और ये जो स्टार्च होता है वह मुख्यतः प्लांट में पाए जाते हैं। और ग्लाइकोजन जो होता है वो आपको एनिमल के लीवर में पाया जाता है। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, तो जीवों के लीवर में, यकृत में ये पाया जाता है। और सेल्यूलोज और स्टार्च कहाँ पाए जाते हैं, तो सेल्यूलोज और स्टार्च मुख्यतः आपके प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे जो मीठा शर्करा होता है वो क्या होता है, फ्रुक्टोज। सबसे मीठा शर्करा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्या होता है, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है आपका वसा। वसा यानी फैट। तो ये भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो डिफरेंस क्या है वसा और कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत वसा से ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन की मात्रा वसा से ज्यादा होती है। ठीक है, और वसा जो है ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यह लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करते हैं। और ये क्या होता है, ये जो वसा है ये आपके लंबे समय तक ये आपको एनर्जी प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा 1 ग्राम फैट में 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 टू 4.5 कैलोरी एनर्जी होती है। क्लियर है, और 1 ग्राम फैट में क्या होता है, 9.3 किलोग्राम एनर्जी होती है। अब ध्यान रखिएगा ये जो फैट होता है इसका निर्माण कैसे होता है, तो 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल प्लस एक ग्लिसरॉल मिलकर ही वसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, 3 फैटी एसिड और यानी 3 मॉलिक्यूल वसा के वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल मिलकर ही फैट का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसके टाइप भी देख लेते हैं। फैट भी 2 तरीके के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड यानी संतृप्त किसे बोलते हैं, तो ये मेनली जंतुओं से प्राप्त उत्पाद होते हैं। संतृप्त वसा क्या होता है, ये मेनली जंतुओं से प्राप्त उत्पाद होते हैं, और प्लांट में नारियल। ठीक है, संतृप्त जो फैट होता है यानी सैचुरेटेड फैट जो है वो जंतुओं से प्राप्त उत्पाद, और प्लांट में क्या एक में पाया जाता है, नारियल में ये पाया जाता है। और अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त किस में पाए जाते हैं, तो जितने भी टाइप के तेल हैं जो कि हमारे लिक्विड फॉर्म में है उसमें अनसैचुरेटेड पाए जाते हैं, जैसे मस्टर्ड और ऑयल हो गया, यानी सूर्यमुखी का तेल हो गया, ये सब सारे किसके एग्जाम्पल हैं, अनसैचुरेटेड फैट। अब ध्यान रखिएगा सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड फैट है, तो ध्यान रखिएगा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक जो है सैचुरेटेड फैट है, यानी संतृप्त वसा जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो है वो जल्दी गलता नहीं है, सबसे पहले तो जल्दी ये गलेगा नहीं, और ये क्या करता है, रक्त नलिकाओं में जाकर ये क्या होता है, जमा हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, बाधित होता है। यानी क्यों है ये हानिकारक, तो सबसे पहले ये गलता नहीं है, और ये क्या करता है, रक्त नलिकाओं में जाकर जम जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है, जिससे कभी कभी आप देखते होंगे ब्रेन डैमेज, हार्ट अटैक, ये सब सारे कारण होते हैं इसके। ध्यान रखिएगा कि वसा से ही कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, और कोलेस्ट्रॉल भी 2 टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और सेकंड है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी लाइपोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एलडीएल, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एचडीएल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, यह अमीनो एसिड का एक चेन होता है, यानी प्रोटीन का निर्माण जो है अमीनो एसिड से होता है, और यह किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का एक चेन है, और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी एनर्जी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी एनर्जी होती है, और प्रोटीन जो है शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन क्या है, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, साथ ही साथ टूट फूट या मरम्मत के लिए भी क्या है, प्रोटीन जिम्मेदार है। ठीक है, अब प्रोटीन के कमी से क्या होता है, बच्चों में कुपोषण हो जाएगा, और
प्रोटीन के कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं क्वासियोडकर या मेरास्मस। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के कमी से जो उत्पन्न रोग है वो क्या है, क्वासियोडकर या मेरास्मस। अब नेक्स्ट है, विटामिन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पाचन तंत्र पढ़ लेते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने आपको एक ओवरव्यू पहले ही दे दिया है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये स्ट्रक्चर है हमारा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का। और मैंने बताया है कि सबसे पहले मान लेते हैं ये भोजन का टुकड़ा है, और भोजन का टुकड़ा सबसे पहले कहाँ आता है, मुख में। अब इसके बाद यहाँ फेरिंग्स यानी ग्रसनी में जाता है, और ग्रसनी यहाँ दो ट्यूब, ग्रसनी और ग्रसनी में मैंने बताया था कि आपको दो ट्यूब लगे होते हैं, एक तो होता है श्वास नली और दूसरा होता है ग्रास नली। तो श्वास नली में ना जाकर भोजन कहाँ आता है, ग्रास नली में, जिसे हम बोलते हैं एसोफेगस। अब यहाँ के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से संरचना इसकी होती है, इसकी पेशियां इस तरीके से संरचना बनाती है जिससे भोजन क्या होता है, नीचे की ओर खिसकता है। अब यहाँ से भोजन खिसकते खिसकते कहाँ आ जाएगा, स्टोमक के पास, स्टोमक यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, अमाशय। उसके बाद यहाँ एक इस तरीके की संरचना बनी होती है जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। यहाँ के बाद भोजन कहाँ आती है, छोटी आंत। और छोटी आंत भी मैंने बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, छोटी आंत के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, बड़ी आंत। ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका बड़ी आंत। और ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये अंदर वाला 1 2 3, ये आपका क्या है, छोटी आंत। और छोटी आंत भी मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। और बड़ी आंत भी आपके 3 टाइप के होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, बड़ी आंत भी क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। और छोटी आंत भी मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, और ये आपका क्या है, एनस है। और ये जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ये आपका अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स है। और ये है आपका लीवर, ये जो है ये स्ट्रक्चर आपका लीवर है। और ये छोटा वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपका गॉल ब्लैडर। लीवर को हिंदी में हम बोलते हैं यकृत, और गॉल ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। ठीक है, और यहाँ से पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अग्नाशय। तो ये एक स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब सब के बारे में हम एक एक कर पढ़ते हैं। अब जैसे पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र जो है 2 भागों में बटा होता है। फर्स्ट है आपका आहार नाल। पाचन तंत्र 2 भागों में बटा होता है। फर्स्ट है आपका आहार नाल जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, और सेकंड है आपका सहायक ग्रंथि। अब सहायक ग्रंथि भी मेनली 3 टाइप के होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड, सेकंड है लीवर, और थर्ड है आपका पेनक्रियाज। यानी सेलिवरी ग्लैंड यानी लाल ग्रंथि, लीवर यानी यकृत, और पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भोजन आप मुंह में लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं माउथ। अब मुंह में क्या होता है, दांत और जीभ होते हैं। मुंह में क्या होते हैं, दांत और जीभ। और ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे दांत हैं वह 4 टाइप के होते हैं, और इसकी संख्या भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इंसीजर फर्स्ट टाइप है दांत का, इंसीजर। कैनिन यानी रदनक, प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, मोलर यानी चवर्णक। इंसीजर इसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक, कैनाइन जिसे हम बोलते हैं रदनक, प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, मोलर यानी चवर्णक। इंसीजर की संख्या 8, कैनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12। और ये टोटल मिलकर कितने हो गए, 32। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। दांत से ही भोजन का पाचन जो है शुरुआत होता है। जैसे भोजन को हमने मुख में रखा, उसके बाद दांतों से हम क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, पीसते हैं, काटते हैं, फाड़ते हैं। तो दांत से ही भोजन की पाचन की शुरुआत होती है। सेकंड है आपका जीभ। जीभ यानी ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है जीभ का, और ये यहाँ जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो अग्रभाग होता है उससे हम मीठेपन का एहसास करते हैं। मीठा के लिए सबसे कौन सा जिम्मेदार है पार्ट, इसका आगे वाला भाग। और यहाँ जो है ये खट्टा है, खट्टे के लिए जिम्मेदार है। और बीच वाला जो पार्ट है ये नमकीन के लिए है, और पीछे वाला जो भाग है वह कड़वा के लिए है। तो ये याद रखिएगा। आगे भाग से क्या पता चलता है, किस टेस्ट का पता चलता है, मीठा। लेफ्ट साइड जो है उससे खट्टा, और ये बीच में जो है उससे नमकीन, और सबसे पीछे वाले भाग कड़वे के लिए जिम्मेदार है। अब जीभ से क्या होता है, लार निकलता है, और
लार जो है कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है। और लार में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम, यानी सलाइवा जो है, सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और इससे क्या रिलीज होता है, एंजाइम। ठीक है। अब एंजाइम के लिए ये कहा जाता है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ध्यान रखिएगा, एंजाइम के लिए ये कहा जाता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। तो हमारे लार ग्रंथि में दो ही तरह के एंजाइम जो है वो स्रावित होते हैं। फर्स्ट है आपका टाइलिन, जिसे हम बोलते हैं सेलिवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सेलेवरी एमाइलेज। फर्स्ट क्या है, टाइलिन, या इसका दूसरा नाम क्या है, सेलेवरी एमाइलेज। और इसका कार्य क्या होता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च जो कि मंड होता है उसको माल्टोज में तोड़ता है। यानी टाइलिन का काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ठीक है। और सेकंड होता है लाइसोजाइम। इसका काम क्या है, लाइसोजाइम का काम क्या है कि बाहर से जो जीवाणु हमारे मुख में प्रवेश करते हैं और उस जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। ध्यान रखिएगा, हमारे लार से दो टाइप के एंजाइम रिलीज होते हैं। फर्स्ट होता है टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और सेकंड है आपको लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है कि विभिन्न कारणों से जो जीवाणु हमारे मुख में प्रवेश करते हैं उसको ये क्या करता है, नष्ट करता है। और भोजन के बाद पचे हुए भोज्य पदार्थों को बोलस कहा जाता है। भोजन के बाद जो हम लोग खाते हैं और जो बच जाता है पचे हुए पाचन के बाद, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, बोलस। ये भी नोट कर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको बताया था ग्रसनी। और ग्रसनी में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन इससे वायु नली और भोजन की नली जुड़ी रहती है। मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स में दो ट्यूब जुड़े होते हैं, ये है आपका वायु नली और ये है आपका भोजन की नली। इसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, सॉरी, ये वायु नली और इसे हम क्या बोलते हैं, भोजन की नली। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि एक ढक्कन नुमा संरचना जुड़ी होती है जो कि भोजन को अंदर जाने से रोकती है। इसे हम बोलते हैं क्या, एपिग्लोटिस। और इसे हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस। और ध्यान रखिएगा, एसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही भोजन जो है वो एसोफेगस में आता है, इस तरीके का संरचना एक बन जाता है, ये संरचना बन जाता है। और ये पेशियां गति करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रमाकुंजन गति। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो कि क्या करता है, भोजन को नीचे भेजने में मदद करता है। और धीरे धीरे ये भोजन कहाँ जाते हैं, अमाशय में। अमाशय यानी स्टोमक। अब थोड़ा सा हम स्टोमक के बारे में सीख लेते हैं। अब स्टोमक क्या है, स्टोमक में इस तरीके का चारों तरफ एक बॉर्डर बना होता है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब ये जो है अमाशय में चारों तरफ की जो दीवारें हैं, दीवारों में स्लेस में भरे होते हैं। ये जो दीवार है, ये जो डॉटेड पार्ट यहाँ दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लेस होते हैं, जिसे हम म्यूकस ग्लैंड कहते हैं, यानी श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा अमाशय है, इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है, इसमें स्लेस भरे होते हैं और स्लेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो अमाशय है उसमें क्या होता है, डाइल्यूट HCl भरा होता है और रेनिन और पेप्सिन होते हैं। डाइल्यूट HCl और क्या होते हैं इसमें, रेनिन प्लस पेप्सिन। और डाइल्यूट HCl जो है बहुत ही एसिडिक होता है। आप देखते ही हैं कि अगर डाइल्यूट HCl, अगर ये बाउंड्री नहीं रहेगा तो डाइल्यूट HCl हमारे अमाशय यानी पेट को क्या करेगा, वो गला देगा। तो इसीलिए इसमें स्लेस होता है, जो कि डाइल्यूट HCl इसको गला नहीं पाता है। ठीक है, अब HCl के कार्य क्या है, तो HCl के काम है भोजन को यह अम्लीय बनाता है। ठीक है, जिससे भोजन का पाचन होता है। उसके बाद यह जीवाणुओं को नष्ट करता है और अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम को भी यह क्या करता है, एक्टिवेट करता है। डाइल्यूट HCl का काम क्या है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन जल्दी पच जाए। उसके बाद जीवाणुओं को नष्ट करता है, जैसे मतलब विभिन्न स्रोतों के थ्रू अगर कोई भी जीवाणु हमारे पेट में आ जाए तो उसको नष्ट करता है। और
थर्ड इसका काम क्या है, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये तो काम हो गया डाइल्यूट HCl का। सेकंड है आपका रेनिन। रेनिन का काम क्या है, बच्चों में दुग्ध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, रेनिन का काम क्या है, बच्चों में दुग्ध प्रोटीन के पाचन में यह मदद करता है। और पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या है, वयस्क जो है एडल्ट है उसके प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। यानी रेनिन बच्चों के, एक मिनट, रेनिन रेनिन बच्चों के दुग्ध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है और पेप्सिन वयस्क के पाचन में मदद करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।